नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। तो वक्त हो चला है अब आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। दिवाली का त्योहार बीत गया था, ऑफिस और बाजार गुलजार थे। अचानक भीड़ भरे बाजार में एक के बाद एक 3 धमाके होते हैं। चारों ओर भगदड़ मच जाती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता है, पुलिस गुवाहाटी में शवों को इकट्ठा करती है, तब तक राज्य के अन्य हिस्सों में विस्फोट की खबर सामने आ जाती है। सिस्टम अलर्ट हो जाता है। पुख्ता हो चुका था कि यह आतंकी ही हमला है। यह घटना आज ही के दिन यानी 30 अक्टूबर 2008 को पूर्वोत्तर राज्य असम में हुई थी। आज उस हादसे को 15 साल हो चुके हैं। धमाकों में 66 लोगों की हुई थी मौत। सीबीआई ने 88 मौतों की सूचना चार्जशीट में अदालत को दी। घटना के कुछ घंटों बाद पता चला कि राज्य के 5 शहरों में हुए अलग अलग 13 से अधिक धमाकों में 66 लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे। कुछ मौतें अस्पताल में भी हुई थी। सीबीआई ने 88 मौतों की सूचना चार्जशीट में अदालत को दी थी। तकरीबन सुबह के 11 बजे होंगे जब असम की राजधानी गुवाहाटी के गणेशपुरी इलाके की फल सब्जी मंडी हमेशा की तरह गुलजार थी। लोग आ जा रहे थे। मंडी में खूब शोर शराबा था। तभी मामूली अंतराल पर 2 धमाके होते हैं। चीख पुकार चित्कार मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, अपनों को खोजने लगते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी कमान संभाली और घायलों को अस्पताल भेजा गया। ये ठीक दिवाली के बाद की घटना थी। कोकराझाड़ बाजार में भीड़ भाड़ थी। लोग भाई दूज की खरीदारी करने बाजार में निकले थे। यहां भी एक जबरदस्त धमाका होता है। सब कुछ धुएं में तब्दील हो जाता है। त्योहारों की खुशियां मातम में छा जाती हैं। इस तरह गुवाहाटी में 5, कोकराझाड़ और बोंगाई गांव में 3, बारपेटा में 2 बम धमाके होते हैं। असम सरकार धमाकों की तह में जाने को थी तैयार। असम सरकार ये जान चुकी थी कि ये सीरियल धमाके सोच समझ कर किए गए हैं। राज्य की सीमाएं सील कर दी जाती हैं। मोबाइल और लैंडलाइन जाम कर दिए जाते हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू होता है। शुरुआती जांच में आरोप अल्फा पर लगता है, लेकिन इस आतंकी संगठन ने इस पूरे मामले से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार सक्रिय हो जाती है। जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। अल्फा के इनकार के बाद जांच एजेंसियों के सामने चुनौती और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। जांच आगे बढ़ती है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए मामलों में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आरोपी पाया जाता है। इस संगठन का मुखिया रंजन देमारी समेत उसके कई समर्थकों पर इस सीरियल धमाके के आरोप लगते हैं। बाद में देमारी बांग्लादेश में गिरफ्तार किया जाता है। साल 2010 में भारत उसे लाया जाता है। कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल जाती है। घटना के करीब 11 साल बाद 2019 में इस मामले में देमारी समेत 9 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सीबीआई ने इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में इस संगठन ने सरकार के साथ शांति समझौता किया। रंजन ने साल 1986 में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को आवाज देने को बोरो सुरक्षा बल का गठन किया था। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड कर दिया गया। संगठन ने साल 2005 में समझौता किया और साल 2008 में ही समझौता तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया। असम सीरियल ब्लास्ट के बाद संगठन ने रंजन को निलंबित कर दिया तो उसने अपना अलग गुट भी बना लिया। हादसे के बाद लोगों का सरकार पर फूटा था गुस्सा। इस हादसे के बाद राज्य की तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जले हुए शव लेकर लोग सचिवालय में घुसने की कोशिश करते हुए देखे गए। असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्व शर्मा उस समय कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। भाजपा समेत अनेक हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अगली सुबह असम पहुंच जाते हैं। इस तरह इन सीरियल धमाकों के बाद राजनीति भी खूब हुई। उस समय केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी और विपक्ष के पास मौके नजर आ रहे थे। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।